Hello students of class 10, welcome to your bio class. And these are some points that are arises from your chapter heredity. Heredity chapter से कुछ points arises हैं and you must have to know, you must have to understand these points before you are going to perform cross breeding process or to understand the cross breeding process that are provided by Mendel. यानी मेंडल की क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने या उसको सीखने या उसको जानने से पहले आपको इसकी नॉलेज नेसेसरी है, डेफिनेट आपको जानना चाहिए. इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस और डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस को हमने डिस्कस किया था कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, F1 जनरेशन किसको कहते हैं और F2 जनरेशन किसको कहते हैं. थोड़ा सा इसमें पॉइंट भी आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि कैरेक्टर्स किसको कहते हैं और ट्रेट्स किसको कहते हैं. आपने बहुत बार सिलेबस में स्टडी किया होगा एंड देन यू हैव टू study that the two main points that are must be hunted in your mind that कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है. हमें कैरेक्टर को समझना है और ट्रेट को समझना है कि कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं. कैरेक्टर एक्चुअली इज द हेरिटेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी हेरिटेबल फीचर्स होते हैं ऑल आर काउंटेड एज कैरेक्टर्स. लाइक हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कलर ऑफ हेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, शेप ऑफ हेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कलर ऑफ आईबॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कलर ऑफ स्किन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये सारे जो हैं ये हेरिटेबल ट्रेट्स हैं एंड दीज आर काउंटेड एज कैरेक्टर्स. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, तो फिर ट्रेट क्या है? कहता है कि डिफरेंट फीचर्स ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर्स. यानी अगर हेरिटेबल कैरेक्टर्स जितने भी हमने काउंट कराए हैं उन हेरिटेबल कैरेक्टर्स के अगर अलग अलग फीचर्स हैं तो उसको हम लोग ट्रेट काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, आइस का कलर यानी आइस का जो कलर होता है यह क्या हो गया, यह कैरेक्टर हो गया. ठीक है. अब ट्रेट क्या होगा, तो इस कलर ऑफ आइस के दो मेन फीचर्स, मतलब कुछ मेन फीचर्स होते हैं. जैसे किसी का आइस कलर होता है ब्लैक और किसी का होता है ब्राउन, है ना. तो ये दोनों जो होंगे यह क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ट्रेट और ये कहलाएगा कैरेक्टर. ये हेरिटेबल है, ठीक है, और यह कैरेक्टर कहलाएगा. और इस कैरेक्टर के दो मेन फीचर्स मेनली हमने ऑक्युपाई किया, हमने एक्वायर किया. एक ब्लैक कलर हो सकता है या दूसरा ब्राउन कलर हो सकता है. जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हाइट है, हाइट इज कैरेक्टर, ठीक है. और इसमें दो फीचर्स इस हाइट के आ जाते हैं. एक होता है, हो सकता है कि एक होगा टॉलनेस, एक टॉल और दूसरा हो जाएगा ड्वार्फ. राइट स्टूडेंट्स. तो ये जो ट्रेट हो गया, ये जो हो गया टॉल, ये टॉलनेस या फिर ड्वार्फनेस. ठीक है. टॉलनेस या ड्वार्फनेस हो गया, दैट इज काउंटेड एज ट्रेट व्हाइल द हाइट इज काउंटेड एज कैरेक्टर. तो ये ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस आपको इजिली रिकॉग्नाइजेबल हो गया. आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि किसे हम कैरेक्टर कहेंगे और किसे हम ट्रेट कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेन पॉइंट, that is
जीनोटाइप कैरेक्टर को दो तरह से आपने देखा होगा, एक जीनोटाइप और दूसरा देखा होगा आपने फेनोटाइप। अब देखिए क्या है जीनोटाइप और क्या है फेनोटाइप। सपोज दैट अभी हमने डिस्कस किया कलर ऑफ आई को। A person having the color of eye is black. ब्लैक है, हम देख रहे हैं जो पर्सन हमारे सामने खड़ा है उसके आईज का कलर हम देख रहे हैं, it is physical appearance of character and that is black, but it may be consist of another genes. आपको पहले से पता है कि एक सिंगल कैरेक्टर को अपीयर कराने के लिए एक पेयर ऑफ जीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक कितने जीन की रिक्वायरमेंट होगी? एक पेयर ऑफ जीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें से हो सकता है कि इसके ब्लैक कलर को अपीयर कराने के लिए एक जीन है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव जीन भी होगा जो इसके ब्लैक कलर को अपीयर कराएगा, क्योंकि अकेला जीन कैरेक्टर को अपीयर नहीं करा सकता। तो इसका सपोर्टिव जीन अगर ब्राउन का है, ठीक है, सपोर्टिव जीन कौन है? उसका पेयरिंग जीन वो होगा ब्राउन का, और तब भी हमारा कलर क्या रहा है? ब्लैक। तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर कहलाता है फेनोटाइप कैरेक्टर, व्हाइल जीनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इज काउंटेड एज जीनोटाइप कैरेक्टर। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप कैरेक्टर एंड फेनोटाइप कैरेक्टर का। अभी हम लोग नेक्स्ट मेन और इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चलेंगे। टू परफॉर्म क्रॉस ब्रीडिंग एंड वी डोंट हैव टू टेक इन अनदर वे, हम लोग मेंडल के किए गए एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट भी करेंगे और उसी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे भी कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, या उन्हें कौन कौन से स्टेप्स जो है वह स्टेप्स फॉलो अप करने पड़े इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। हमने पहले बताया था कि जिस भी प्लांट को या जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम करते हैं एडॉप्ट और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होना चाहिए दैट इज क्वाइट लार्ज एंड इजीली डिटेक्टेबल, यानी बड़ा होगा तो हम आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकेंगे। एंड देयर इज अ क्वेश्चन दैट कि व्हाई इट इज नेसेसरी, यह जरूरी क्यों है? तो कहता है कि अगर यह क्वाइट लार्ज और इजीली डिटेक्टेबल होगा तो हम इसको इजीली सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में अपने विल पावर से, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने टाइमिंग से वहां पर जो है वह प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए अगर हम लेते हैं जो है वैसे प्लांट्स जिसके पास की दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें एक फ्लावर में एक ही पार्ट हो सकता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, ताकि उसमें ऑटोमेटिकली पॉलिनेशन प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन ना हो। तो वह क्या करता है? अपने विल से, अपने रिकॉर्डिंग वह पॉलिनेशन कराएगा दोनों प्लांट्स के बीच में। एक प्लांट का मेल रखेगा और दूसरे प्लांट का क्या रखेगा? फीमेल रखेगा, और खुद के विल से अपने रिकॉर्डिंग वह उसका पॉलिनेशन कराएगा। अब हम लोग लेंगे कि पेरेंट प्लांट को हमने चुनना है। सपोज दैट कि दो पेरेंट प्लांट को चुना गया, दीज आर द पेरेंट प्लांट्स, राइट, बट देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें किसी कैरेक्टर का कोई अपीयरेंस नहीं है। तो कैरेक्टर में लिख देते हैं कि वन प्योर प्लांट हैविंग द कैरेक्टर इज टॉलनेस, एक टॉल है, एंड द अदर इज ड्वार्फ, एंड द अदर इज ड्वार्फ। दो प्लांट हो गए, दो पेरेंट प्लांट हो गए, एक टॉल प्लांट है और दूसरा ड्वार्फ प्लांट है, चूंकि प्योर प्लांट्स हैं और इसलिए हमें यह पता है कि दिस हैज द सिंगल टाइप ऑफ जीन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ देयर हाइट। ठीक है, हमने एक कैरेक्टर को लिया है, इसके दो ट्रेट्स हैं, एक है ड्वार्फ और टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। हमें इसी दो ट्रेट को लेकर इनके बीच में
हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करवाना है। तो इनके पास सिमिलर जीन्स हैं, एक के पास टॉलनेस टॉल है और दूसरे के पास ड्वार्फनेस का अपीयरेंस है और ये जेनेटिकल अपीयरेंस है, जीनोटाइप कैरेक्टर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इनके पास जो है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इसमें गिमेट्स का फॉर्मेशन होगा और आपको पता है कि एक सिंगल कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए कोई भी पेरेंट एक सिंगल जीन को प्रोवाइड करता है, हेंस दिस इज द टू गेमेट्स एंड हियर द टू गेमेट्स आर फॉर्म्ड, राइट। अब गेमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, दीज आर कॉल्ड गेमेट्स। अब इसमें हम क्रॉस ब्रीडिंग सिमिलर टाइप ऑफ गेमेट को दोनों टाइप ऑफ गेमेट्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। द रिजल्ट इज दैट इस दोनों में इसका और इसका पहले हुआ तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन आया जीनोटाइप कैरेक्टर को पहले डिसाइड करेंगे। जीनोटाइप कैरेक्टर में पहले के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। अगेन सबके पास सिमिलर इंफॉर्मेशन है ना। और इस तरह हमने जो नया ऑफिस देखा है, ऑल आर टॉल, सभी कैसे हैं? टॉल हैं, यानी फिजिकल कैरेक्टर इनका क्या है कि ये सब टॉल हैं। बट हमने तो क्रॉस ब्रीडिंग कराया था जिसमें एक पेरेंट ड्वार्फ है और दूसरा पेरेंट टॉल है। बट हमें जो जनरेशंस में मिला जो प्लांट ऑल आर टॉल, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्रॉस कराया, दोनों के बीच कम से कम कोई एक तो होता जो ड्वार्फ होता। बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट कि सभी प्लांट्स हमारे पास जो हैं वह टॉल हैं, सभी टॉल प्लांट्स ऑब्टेन किए गए हैं। और इस जनरेशन में तो चूंकि पेरेंटल क्रॉस है इसलिए जो जनरेशन हमें ऑब्टेन होगा दैट इज काउंटेड एज F1 जनरेशन। क्या काउंट हुआ? F1 जनरेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इस F1 जनरेशन में हमें सभी टॉल प्लांट्स गेन हुए हैं तो एक चीज हमें सीखने को मिला है कि द कैरेक्टर ऑफ द ड्वार्फनेस, क्योंकि दोनों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग है तो डेफिनेटली है कि इसका जीन भी होगा और इसका भी जीन होगा। लेकिन चूंकि इसका जीन डिसअपियर हो गया, इसका जीन का कैरेक्टर डिसअपियर हो गया, इसलिए अपने कैरेक्टर को अपियर नहीं करवाया और कैरेक्टर अपियर हुआ केवल इस पेरेंट का। राइट स्टूडेंट्स। तो F1 जनरेशन में जिस पेरेंट का कैरेक्टर मैक्सिमम ऑफ प्रेसिडेंस के पास अपियर हुआ दैट इज काउंटेड एज डोमिनेंट जीन। क्या काउंट करेंगे? डोमिनेंट। अब एक बात ध्यान में रखिएगा क्या कि डोमिनेंट किसको कहेंगे और अगला ये जो पेरेंट होगा इसको हमने कहा कि डोमिनेंट है, इसका जो जीन है वो क्या है? डोमिनेंट है। और इसका क्या हो जाएगा? तो फिर इसका हो जाएगा रिसेसिव। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? एक का डोमिनेंट और दूसरे का रिसेसिव हो जाएगा। अब डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस ये है कि अगर एक जीन के प्रेजेंस में एक जीन है लेकिन उसमें एक जीन के प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर को अपियर करा दिया, डोमिनेट हो गया इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर क्या हो गया? रिसेस हो गया, रेस्ट में आ गया, तो इसका कैरेक्टर अपियर नहीं हुआ और इसलिए इसके कैरेक्टर को हमने क्या मान लिया? डोमिनेंट। इसका कैरेक्टर अपियर हो गया सब लेकिन इसका रेसिस्ट हो गया, इसका कैरेक्टर अपियर नहीं हुआ, केवल उसने सपोर्टिव रोल प्ले किया और हेंस इट्स कैरेक्टर इज काउंटेड एज रिसेसिव। दिस इज काउंटेड एज रिसेसिव। तो दो तरह के जीन्स हो गए, एक डोमिनेंट जीन और दूसरा रिसेसिव जीन। एंड वन थिंग इज आल्सो केप्ट इन योर माइंड दैट कि द डोमिनेंट gene is represented by the capital letter while the recessive genes are represented by the small letters। यानी डोमिनेंट जीन को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्मॉल लेटर से। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जब तक F1 जनरेशन को गेन नहीं कर लेते हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि किस पेरेंट का कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और किसका कैरेक्टर होगा वह रिसेसिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। हालांकि हमने मेंडल के किए गए एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर परफॉर्म किया है और इसीलिए हमने पहले से डिसाइड कर लिया
हमें क्या करना है ना, इसको डोमिनेंट हमने मान लिया था और इसको हमने रिसेसिव इसीलिए तो हमने यहाँ कैपिटल वर्ड स्मॉल किया है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। मेंडल ने भी कहा है कि जब तक हम F1 जनरेशन को परफॉर्म नहीं कर लेते, F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स है उसको ऑब्टेन नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी पैरेंट को डोमिनेट के कैरेक्टर या जीन को डोमिनेट या किसी के जीन को रिसेसिव साबित प्रूफ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये F1 जनरेशन तो हमें ऑब्टेन हो गया कि प्योर पैरेंट प्लांट के बीच जो है क्रॉस ब्रीडिंग हुई, इसमें हमने सबसे पहले गेमेट को फॉर्म किया और इन गेमेट्स के बीच में हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया और ऑफस्प्रिंग्स गेन कर लिया। जब ये ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस हुए और हमने इसका कैरेक्टर को जज किया बाय द जर्मिनेशन, तो हमने देखा कि ऑल प्लांट्स आर टॉल, हेंस वी आर डिसाइडेड दैट द पेरेंट हु इज टॉल, whose gene becomes dominant, and while the parent who is dwarf, whose character doesn't appear in the first generation, becomes whose gene becomes recessive. Okay, so the dominant और recessive clear हो गया. Now come to the next point, that कि how do we get the F2 generation? Then we have, it is quite necessary that we must have to adapt the offspring of the F1 generation. ये F1 जनरेशन की दो ऑफस्प्रिंग्स को हमें एडॉप्ट करना है और उसी से हम F2 जनरेशन को गेन करेंगे। एंटर हियर क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन, क्रॉस ब्रीडिंग अमंग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन आर अगेन परफॉर्म ब्रीडिंग प्रोसेस टू गेन द F2 जनरेशन। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि F1 जनरेशन के पास किस तरह के जीनोटाइप कैरेक्टर्स हैं, एंड हियर ऑल आर टॉल एंड हैविंग द टू टाइप्स ऑफ जीन्स, है ना। अब यही पेरेंट थे पहले इस F1 जनरेशन में ये ऑफस्प्रिंग्स हैं और F2 जनरेशन गेन करने के लिए ये बन जाएंगे पेरेंट्स और इनके पास दो तरह के जीन्स हैं, है ना, और इसलिए हमने इनको दो जीन्स यहाँ पर एड करा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसका गेमेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम गेमेट्स को फॉर्म करेंगे और फिर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे और फिर इसके कैरेक्टर्स के हम रेशियो को भी निकालेंगे। देखिए, इसमें हमने गेमेट्स को फॉर्म किया, इसके पास है कैपिटल की और इसके पास है स्मॉल। यहाँ पे ये दो गेमेट्स फॉर्म हुए, एक के पास कैपिटल एंड द अगेन सेकंड के पास हो जाएगा स्मॉल। अब इनके पास जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो क्या रेशियो आएगा, लुक एट हियर। ठीक है, अब पहले वाले को डिसाइड करते हैं। यहां से एक कैपिटल किया गया और यहां से एक कैपिटल लिया गया, ठीक है, एंड इट इज जस्ट लाइक इक्वल टू द पेरेंट प्योर प्लांट एंड हेंस इट इज टॉल। ठीक है, अगला है इसके पास आएगा एक, है ना, स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी, यानी इट बिकम्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर ड्वार्फ पेरेंट प्लांट, हेंस इट बिकम्स ड्वार्फ। नेक्स्ट इसके पास आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और नेक्स्ट के पास आएगा, है ना, ठीक है, एक सॉरी इसके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल और इसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल और इसके पास आ जाएगा ओनली स्मॉल एंड स्मॉल होल रेशियोस। तो ये तीन ऑफस्प्रिंग्स जो हैं या तीनों के तीनों मिले टॉल 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 और ये अकेला बच गया जो बन गया क्या, ड्वार्फ। अब हम लोग इसके रेशियो को अगर गेन करते हैं तो हमारे पास दो तरह का रेशियो आता है। एक आता है इसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, तो फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर ये तीनों एक जैसे हैं, यानी तीनों टॉल हैं। तो अगर हम फेनोटाइप कैरेक्टर का अगर रेशियो बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं फेनोटाइप रेशियो, यानी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर जब रेशियो बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं फेनोटाइप रेशियो। इसमें दो रेशियो आ गया, एक में तीन आ गया टॉल प्लांट्स और एक आ गया ड्वार्फ प्लांट्स, तो यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 3:1, है ना, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। लेकिन
अगर हम जेनेटिकल अपीयरेंस के आधार पर बनाते हैं, यानी जीनोटाइप कैरेक्टर, हम इसका जीनोटाइप रेशियो अगर गेन करते हैं, जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो में हम एक चीज देखते हैं कि इसका अलग है, ये दोनों का जेनेटिकल अपीयरेंस एक जैसा है, और फिर इस तीसरे का भी अलग है। ठीक है, पहले के पास दोनों डोमिनेंट है, अगले के पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और अगले के पास केवल रिसेसिव है। तो इससे इसका दूसरा अपीयरेंस, दूसरा रेशियो बन गया जिसको हम फेनोटाइप रेशियो कहते हैं। इसमें पहला हो गया इसका 1, अगले वाले का 2 ग्रुप बना। ठीक है, तो ये हो गया 2, 1:2 एंड लास्ट अलोन, एंड हेंस इट इज आल्सो इन दिस रेशियो एज 1। तो अगला अगर जीनोटाइप रेशियो लिखेंगे तो 1:2:1 का रेशियो लिखेंगे, और अगर फेनोटाइप रेशियो लिखेंगे तो लिखेंगे 3:1। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो लिखिए, आपके क्वेश्चन अगर होगा तो आप वहां पे पूछ सकते हैं अपने अपने क्वेरी क्लास में 7 to जो 8 क्लासेस होता है आपका क्वेरी क्लास, उसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस को रख सकते हैं अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो। ओके स्टूडेंट्स, अगले में हम देखेंगे, इसमें तो हमने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझा है, और अगले में हम समझेंगे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और उसमें भी हम ऐसे ही रेशियो निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।